नमस्कार 11th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आप परिचित हैं, हम अपनी पूर्व कक्षा में राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ का आगाज कर चुके हैं और इसी पाठ के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातों का ज्ञान हम अपनी इस कक्षा में करेंगे। हमने पढ़ा था राजस्थान की रजत बूंदें, जो एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद, समाज सुधारक और बहुत अच्छे संपादक पत्रकार भी रहे हैं, अनुपम मिश्र। उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक ऐसा निबंध है जो वास्तव में हमें राजस्थान जैसे मरुभूमि में जल संरक्षण की जो महत्ता है उसके लिए प्रेरित करती हैं। अनुपम मिश्र ने जिस तरह से बताया है कि पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी, 3 तरह के इन पानी की तुलना किस तरह से की जा सकती है। और ये जो रेजानी पानी है, इसको खारा होने से बचाने के लिए मरुभूमि के भीतर जो मिट्टी के बिखरे हुए कण हैं, वो किस तरह से इनको संजो कर अपने भीतर समा कर रखते हैं और जिससे आवश्यकता पड़ने पर जल की प्राप्ति की जा सकती है। इस कार्य को करने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्हें चलवांजी भी कहा जाता है, और वो जो है इस कार्य में इतनी दक्षता हासिल किए होते हैं कि कम व्यास वाली उस कुइयों में प्रविष्ट करके मिट्टी को खोदते हुए और उस के भीतर जो है लगभग 70-80 हाथ नीचे पहुंच करके उन कुइयों का निर्माण करते हैं। वास्तव में ये बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी उस कार्य में उन्होंने दक्षता हासिल कर रखी होती है, इसीलिए उनको चलवांजी कहा जाता है। और कुएं, तालाब, नदियां, बावड़ियां और कुइयां, ये सारे जल स्रोत ऐसे हैं जो धरती के भीतर परतों में छिपे हुए जल को रिसाते हुए या संजोते हुए एक स्थान पर जल का संरक्षण करके रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इसी क्रम में, जिसमें बताया है कि जो चिलवंजी है वो किस तरह से खींप की घास से रस्सियों का निर्माण करते हुए उस कुइयों के चारों तरफ जो भेड़बंदी का काम करते हैं, और इस तरह से जो है कुइयां वो पानी को भीतर ही भीतर जो है संरक्षित करने के काम आती है। ठीक है। और किस तरह से खड़िया पत्थर की एक परत यानी पट्टी आते ही वो अपने इस कार्य को पूर्ण कर देते हैं, और उसके चारों तरफ जो है खींप नाम के पौधे की जो घास है उससे बंटी हुई जो रस्सी है, बनाई हुई जो रस्सी है, उसके माध्यम से वो उसके चारों तरफ की 4 दीवारी की मेड़बंदी कर देते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है, यानी कुई तैयार हो गई। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना वहां की परंपरा रही है, लेकिन काम पूरा होने पर जो विशेष भोजन का आयोजन है वो किया जाता है। चलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है, और इन चलवांजी के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन टूट नहीं जाता। आंच प्रथा का क्या अर्थ है? यानी कोई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है, यानी उन्हें वर्ष भर जो भी तीज, त्योहार, विवाह जैसे भी मंगल अवसर आते हैं उस पर कोई ना कोई विशेष नेग, उपहार आदि दिए जाते हैं। और फसल आने पर खलिहान में से उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगाया जाता है। इस तरह सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज आज के चलन में ही दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। इस तरह कई जगहों पर चिजारों के बदले यानी कोई निर्माण के कार्य के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं, यानी कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने गृहस्थ जीवन की आजीविका को चलाने के लिए इस कार्य में शामिल हो जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण जो है, या जो मेघवाल यानी जो अनुसूचित जाति के अंदर गिने जाते हैं, उनके हाथों से 100-200 बरस पहले बनी ये जो कुइयां हैं ये आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। क्या कारण है? कि रेत में जो जमा नमी है उससे पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है जिससे सिर्फ 2-3 घड़े भरे जा सके। और कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि अगर कुई का व्यास बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अगर बड़ा कर दिया जाए तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और उसको ऊपर निकालना मुश्किल होगा।
ठीक है? और छोटे व्यास की कुई में धीरे-धीरे रिसकर जो आ रहा पानी है वो 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है, क्योंकि उनमें व्यास कम है तो ज्यादा सतह पर वो फैलेगा भी नहीं। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी-छोटी बाल्टियों के बदले छोटी चड़स का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर पानी जो है, पानी में जैसे वो डूबेगी, डुबाकर उसमें से थोड़ी सी पानी भर करके वो बाहर निकाल दिया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े का जो चड़स, चड़स का मतलब है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जैसलमेर साइड में या जहाँ मरुभूमि है वहां पर जानवरों के द्वारा जब वो यात्राएं करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो चमड़े का बना हुआ या कपड़े का बना हुआ एक थैला सा होता है, जिसके ऊपर ढक्कन इस कदर रखा होता है और उसके अंदर जो है परत बनी होती है और उसके भीतर जो है पानी जमा करके रखा जाता है ना? पानी भर करके रखा जाता है। तो इस तरह मोटे कपड़े या चमड़े से बने हुए चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा हुआ होता है। ये चड़स जैसे ही पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर जैसे गिरता है और इस तरह से कम मात्रा के पानी में भी वो ठीक से डूब भी जाता है और भर जाने के बाद फिर उसको ऊपर निकाल लिया जाता है और चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। तो दूसरा कारण ये भी है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकलती थी, ट्रक दौड़ते थे, ट्रकों की फटी हुई ट्यूब से भी छोटी सी चरसी बनने लगी है, यानी कोई जरूरी नहीं कपड़े या चमड़े की हो, यानी ट्रकों के जो फटे हुए ट्यूब होते हैं उनसे भी ये चरसी बनाने लगे हैं। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। क्यों? क्योंकि व्यास अगर बड़ा होगा तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैलेगा और बड़ा व्यास पानी को क्या कर देगा, आसानी से भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। तो एक कारण ये भी है। तो 3 कारण हमारे सामने उपस्थित हो गई कि कुएं का कम आकार होता है तो जो पानी है वो विस्तृत आकार में फैलता नहीं है। दूसरा, अगर विस्तृत आकार में फैलेगा नहीं तो 2 दिन में जो है वो 2-3 हाथ ऊपर पानी आ जाएगा। उसमें कोई धातु का बर्तन नहीं बल्कि चड़स आदि डाल करके उसको भर करके उस पानी को काम में लिया जा सकता है। और तीसरा कारण है, अगर उसका व्यास कम होगा तो क्या होगा, वो पानी अधिक इस विस्तृत आकार में फैलेगा नहीं तो सूर्य की किरणों से वो भाप बनकर उड़ेगा भी नहीं। कुएं को यानी उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना भी जरूरी है। एक कारण ये भी है। छोटे मुंह को ढकना आसान होता है, हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके हुए होते हैं। कहीं कहीं पर खस के द्वारा निर्मित एक परत यानी पर्दा सा होता है या पट्टा सा होता है, वो बना करके घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बना ढक्कन होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं तो इस तरह नए या परिचित लोगों की आवाजाही जहाँ बढ़ गई है वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा करने भी जरूरी है। तो इन इलाकों में कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले लगा दिए जाते हैं। ताले क्या करते हैं, ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी जो घिरनी या चक्री होती है उन पर भी लगाए जाते हैं, ताकि कोई आसानी से उसको अंदर बर्तन को डाल करके पानी ले ना सके। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। जैसे आपने कुओं के ऊपर देखा होगा, इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहा जाता है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर लगती है, यानी एक तरफ ये लोहे की एक पतला पाइप सा होता है और उसमें गोल चरक का सा बांधा होता है, उसके अंदर जो है रस्सी बांध कर रखा जाता है। लेकिन प्राय गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगा दी जाती है। इसे ओडाग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया गया है कि गुलेल के आकार, आपको पता है बच्चे जब खेलते हैं उस एक साधन का नाम है गुलेल। उस गुलेल के आकार के गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर और फिर लगा दी जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं में से पानी निकालना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। ओडाक और चरखी यानी चरसी को, ओडाक और चरखी ये क्या करते हैं, यानी चरसी को इधर उधर बिना टकराए सीधे नीचे नीचे ले जाती है। जैसे ही बीच में पानी छलक कर आता है और पानी जो है वो उसको सीधा ऊपर लेकर आ जाती है, ताकि बीच में थोड़ा भी छलक कर पानी गिरे नहीं। अगर वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती है, यानी इतना वजन रहता नहीं है, पर हाँ आसानी से इस चड़क
के माध्यम से और इस फर्रेड़ी के माध्यम से जो है गहरी संकरी कुई के भीतर से पानी निकालना आसान हो जाता है और वो पानी इधर-उधर जो है छलक करके, उछल करके गिरता भी नहीं है। खड़िया पत्थर की पट्टी जो है एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां आसानी से मिल सकती हैं। हर घर की एक कुई होती है, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी हो सकती है। ये निजी भी होती है और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। यानी निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली जो मोटी रेखा है वो कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपने अपने परिवार से संबंधित है, उनके लिए अपनी अपनी कुइयां हैं, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका खुद का है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाली पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह उसमें सुरक्षित रहेगा और इस नमी से साल भर कुइयों में पानी भरा रहेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली जो क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का क्या अर्थ है? अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई जो है पहले से तय नमी का बंटवारा करती है। यानी धरती के भीतर जितना भी जल है नमी के रूप में, वो सारा का सारा इस कुइयों में संवर्धित होता रहता है। इस प्रकार निजी होने के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी हुई कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा होता है और बहुत आवश्यकता पड़ने पर समाज नई कुइयों के लिए अपनी स्वीकृति भी दे देता है। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह, जिस तरह आपने इस कहानी को पढ़ा, उसी तरह ये कुइयां भी जो है इसी जमीन पर सार्थक उतरती हैं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी आराम से निकाला जा सकता है, इसलिए पूरा गांव जो है गोधुली बेला में कुइयों पर आता है शाम के समय और मेला सा लग जाता है। गांव से सटे हुए मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे, यानी गोचर गायों को चराने के बाद लौट रही पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। यानी जो गिरनियां घूमती है, एक बारी गिराई फिर उसमें पानी भर के ले लिया, फिर निकाल लिया, फिर उसको वापस बांध करके उसमें कुइयों में फेंका तो फिर उसमें से वो चड़स में पानी भर के ले आया। इस तरह वहां फिर गोधुली बेला में गायों के रंभाने का स्वर, उनके गले में बनी हुई घंटियों का स्वर, ये मिला जुला जो स्वर है वो एक साथ सुनाई देने लगता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं और कुइयों के ढक्कन वापस से बंद कर दिए जाते हैं। इस तरह रात भर और अगले दिन फिर कुइयां आराम करेंगी और फिर उसमें पानी संवर्धित होगा और फिर से पानी निकाला जाएगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं होती, इसीलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं है। खास तौर पे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में ये जो चूना पत्थर की पट्टियां हैं ये अवश्य दिखाई देती हैं। इस कारण यहाँ के गांवों में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले में एक गांव में खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयां हैं। सिर्फ इतनी सी ढाणी में 120 कुइयां। लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी यानी 6 गुना 20 के नाम से भी जानते हैं। कहाँ का क्षेत्र है ये? जैसलमेर का एक क्षेत्र है और इस गांव का नाम क्या है? खडेरों की ढाणी। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। पार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है एक एक इतनी सी ढाणी के स्थान में ही 120 कुइयां हैं। 120 यानी 6 बीसी, 6 को 20 से गुणा कर दिया। ठीक है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं। पार के कारण यानी 120 से अधिक की कुइयां होती हैं वहां पर, इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जानरे आलो पार, सिरगू आलो पार, ये इस तरह के गांवों के नाम है। कहाँ के हैं? जैसलमेर और बाड़मेर, जो बहुत ही शुष्क क्षेत्रों में गिने जाते हैं, सूखे स्थानों में गिने जाते हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं पर यह चारोली कही जाती है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो, बल्लियो आदि के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी यानी खड़िया पत्थर भी कहा जाता है और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती हैं हमारी कुइयां। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में एक विशेष जानकारी हासिल करी और अनुपम मिश्र को इसका सारा क्रेडिट हम देते हैं कि उन्होंने इस तरह के
एक निबंध के माध्यम से हमारा ध्यान जल संरक्षण और जल संवर्धन की ओर आकर्षित किया, जिसके माध्यम से राजस्थान जैसे मरुभूमि में भी जल को संरक्षित करने का उपाय हम खोज सकते हैं। तो राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? पानी का एक स्रोत है जिसको जो कम व्यास की होती है और लगभग 70 से 80 हाथ नीचे धरातल की ओर बनी होती है, जो खड़िया पत्थर की एक पट्टी आती है उससे थोड़ी ऊपर होती है, जो खारे पानी और मीठे पानी की बीच में विभेद कर देती है। इसकी गहराई और व्यास और सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? तो इसकी गहराई और व्यास ऊपर तो 2-3 हाथ इसका व्यास होता है, लेकिन नीचे बढ़ते-बढ़ते 6-7 हाथ से होता-होता लगभग 10-20 हाथ व्यास वाला हो जाता है, यानी ऊपर संकरी होती है और नीचे की तरफ उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। लेकिन सामान्य कुओं की गहराई और व्यास कुइयों की अपेक्षा अधिक और विस्तृत होता है। दिनों-दिन बढ़ती हुई पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? तो यहाँ पर जल संरक्षण के लिए जितना भी जल है तो कल है, और जल संरक्षण विभाग के द्वारा जितनी भी नीतियाँ चलाई जाती है वो सारी हम यहाँ पर रखेंगे कि जिस तरह से वर्षा के जल को संवर्धित करना, वृक्षारोपण करना, ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक बूंद है कीमती, इस तरह की जो योजनाएँ चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से जो सरकार है वो इस प्राकृतिक संसाधन को न केवल संजो कर रखना चाहता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध करवाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। और ये पाठ इस चीज़ की हमें सीख देता है, हमें प्रेरित भी करता है कि कई ऐसे साधन हैं, जिनके माध्यम से न केवल तालाब, कुएँ, नदियाँ, बावड़ी, बल्कि कुइयों के माध्यम से भी जल जो है, जो भूमि की परतों के बीच में छिपा हुआ है, नमी के रूप में है, उसको रिसा-रिसा कर उसको बूंद-बूंद कर कर एक स्थान पर एकत्रित और संग्रहित किया जा सकता है। चिजारों के साथ गाँव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है? भई पहले चिजारों को जो चलमा जी होते थे, उनको बहुत विशिष्ट स्थान दिया जाता था, क्योंकि कुएँ का निर्माण कराना कोई आसान कार्य नहीं होता, और जो व्यक्ति इस कार्य को करने के बाद वहाँ से विदाई लेता है, तो उसको विशेष नेक और भेंट दी जाती थी, और खलिहानों में जो खेती होती थी, उसके लिए एक अनाज की ढेरी अलग से लगवाई जाती थी, और जितने भी व्रत, बार, त्योहार वगैरह आते थे, विशेष अवसर आते थे, उन पर उन चलमा जी को जो है बुला करके या उनको उनके घर ही विशेष ये जो उपहार हैं वो दिए जाते थे। लेकिन आज जो है उनके इस कार्य को सिर्फ़ उसके मेहनताना या वेतन से तोल दिया जाता है, तो इस प्रकार दोनों में बहुत अंतर है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयां पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हालांकि हर घर की अपनी कुइयां है, और जितना परिवार बड़ा होगा उतनी कुइयां वहां पे अधिक होगी। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे सड़क परिवहन बढ़ रहा है, आवाजावन के साधन बढ़ रहे हैं, तो वहाँ ऐसे क्षेत्रों में जो कुइयों का निर्माण अगर पुराने समय का किया हुआ है, तो उन क्षेत्रों पर अधिकार पूरे सरकार का है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम समाज के जो लोग हैं उन पर अपना हस्तक्षेप रखते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उस पानी का दुरुपयोग ना कर सके और उस पानी की चोरी ना कर सके। कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में: पार्लर पानी का अर्थ है वर्षा का पानी जो नदी तालाबों में बहता है। पाताल पानी का अर्थ है जो कुओं के द्वारा संवर्धित किया जाता है, जो धरती की परतों के मध्य विशेष रूप से संरक्षित रहता है। और इसी तरह से रेजानी पानी जो कुइयों के माध्यम से संग्रहित किया जाता है, जो बरसात का पानी मिट्टी के कणों के अंदर, बिखरे हुए मिट्टी के कणों में नमी के रूप में रहता है, और जो चूना पत्थर की एक पट्टी होती है उसके बीच में रहता है, उसे रेजानी पानी की संज्ञा दी गई है। तो आज की कक्षा में हमने इस पाठ की एक विस्तृत जानकारी हासिल करी, और इसी के साथ जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए भी ये पाठ हमें प्रेरित करता है, और इसकी एक-एक बात को हमें न केवल अच्छे से पढ़ना है, बल्कि व्यवहार में भी उतारना है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलेंगे दूसरी कक्षा में एक नए और नवीन पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।